क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। स स स ग ग रे रे सा नि 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 सा सा। सत्य घटनाओं पर आधारित भारत में कम ही फिल्में बनी हैं, लेकिन जो भी बनी हैं वो बेहद ही उम्दा और उच्च कोटि की हैं। साल 1979 में मशहूर निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा एक ऐसी ही फिल्म लेकर आए जिसका नाम था काला पत्थर। आज की इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी फिल्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। सुधा, मैं उन लोगों की मदद करने खान के अंदर जा रहा हूँ। मैंने जिंदगी में अपने सिवाय किसी और को तारीफ के काबिल नहीं समझा, लेकिन तुम्हें मानता हूँ दोस्त। ये आवाज सुनी? लगता है पानी इन सुरंगों में घुस चुका है। यही है वो हत्यारा, इसी ने मरवाया है सबको। मारो उसको। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने तथा इसकी कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे सलीम जावेद ने। तकरीबन 3 घंटे लंबी इस फिल्म को 9 अगस्त 1979 के दिन रिलीज किया गया था तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, राखी गुलजार, परवीन बाबी, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, परीक्षित साहनी, सुरेश ओबेरॉय, यूनुस परवेज, सत्येन कप्पू आदि। संगीतकार राजेश रोशन और गीतकार साहिर लुधियानवी के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 6 गाने फिल्म के ऑडियो एल्बम में रखे गए थे, जिनके बोल थे एक रास्ता है जिंदगी, मेरी दूरों से आई बारात, जगिया जगिया, धूम मचे धूम, मुझे प्यार का तोहफा देकर और बाहों में तेरी मस्ती के घेरे। इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर, पामेला चोपड़ा और एसके महान ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म काला पत्थर साल 1979 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 5वें पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 3 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह से फिल्म के ओवर बजट हो जाने के कारण इसे औसत घोषित किया गया था। बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म सुहाग, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और हिट कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जानी दुश्मन, जिसने 4.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपर हिट कहलाई तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सरगम, जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपर हिट रही। फैक्ट नंबर 2, फिल्म काला पत्थर 27 दिसंबर 1975 को तत्कालीन बिहार राज्य के धनबाद में स्थित चासनाला कोल परियोजना में घटित भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कोल दुर्घटना पर आधारित थी। फिल्म में प्रयुक्त गानों और नाटकीयता को छोड़ दें तो वास्तविक घटना भी कमोबेश ऐसे ही थी। 1975 में घटी उस घटना ने तत्कालीन कोल कंपनियों और सरकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी थी। उन दिनों सरकार ने ऐसी कोल कंपनियों से करार कर रखे थे जिनके पास न तो कोई सुरक्षा पैमाने थे और न ही ऐसी घटनाओं से निपटने के साधन। कहा जाता है कि खदान में पानी भरने के कई दिनों के बाद भी मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका था, क्योंकि पानी निकालने की पर्याप्त मशीनें ही उपलब्ध नहीं थीं। संबंधित माइनिंग कंपनी के अनुसार इस दुर्घटना में 372 लोगों की जान गई थी, लेकिन वहां के मजदूर यूनियन की माने तो 700 से भी अधिक लोग मारे गए थे। बाद में जब इस दुर्घटना की समीक्षा हुई तो संबंधित माइनिंग कंपनी के 4 अफसरों पर मुकदमा चलाया गया। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यह मुकदमा 37 वर्षों तक चला और 16 मार्च 2012 को जब इसका फैसला आया तो इनमें से 2 अफसर मर चुके थे और बाकी के 2 काफी बूढ़े हो गए थे, जिन्हें मात्र 1 साल की कैद और 5,000 रुपयों का जुर्माना हुआ था। फैक्ट नंबर 3, यूँ तो इस फिल्म की कहानी लेखन सलीम जावेद ने किया था, लेकिन इसमें अमिताभ बच्चन का भी काफी बड़ा योगदान रहा। दरअसल फिल्मों में आने से पहले अमिताभ बच्चन बर्डन कंपनी नामक एक फर्म में काम करते थे, जो कि कोयले की भूमिगत खदानों में मशीनें इंस्टॉलेशन का काम करती थी। कोलकाता में स्थित इस फर्म का बहुत सारा कारोबार तत्कालीन बिहार राज्य के कई कोल खदानों में चल रहा था। इसी सिलसिले में अमिताभ को बतौर सुपरवाइजर वहाँ पर भेजा गया। एक दिन कुछ मशीनों
तीनों का इंस्टॉलेशन काफी गहरे खदान के एक हिस्से में चल रहा था। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी और खदान का वो हिस्सा धंसने लगा। अमिताभ समेत उस वक्त वहाँ मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इस पूरे घटनाक्रम में अमिताभ बच्चन और उनकी टीम तो बच गई, पर वहाँ पर मौजूद कुछ मजदूर दब गए। बकौल अमिताभ वहाँ का मंजर बड़ा ही हृदय विदारक था। उस मलबे में दबे एक मजदूर को जब अमिताभ बाहर खींच रहे थे तो उस मजदूर ने कहा कि साहब मुझे छोड़ो और दूसरों को बचाओ, क्योंकि मैं इतना गंभीर रूप से घायल हूँ कि मेरा बचना मुश्किल है। खैर कुछ ही देर बाद वहाँ पर राहत टीम आ गई और अमिताभ समेत सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस घटना ने अमिताभ को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने ठान लिया कि जितना जल्द हो सके उन्हें इस नरक से निकलना होगा। अतः कंपनी से दरख्वास्त करके उन्होंने अपना तबादला पुनः कलकत्ता करवा लिया। बहरहाल फिल्म के लिए जब सलीम जावेद शोध कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि साल 1966 में अमिताभ बच्चन भी बिहार के कुछ खदानों में काम कर चुके हैं। जब उन्होंने अमिताभ से मुलाकात की और उनके अनुभव जानने चाहे तो अमिताभ ने उपरोक्त घटना सुना दी। सलीम जावेद को यह घटना इतना रोमांचकारी लगा कि उन्होंने इसे भी फिल्म में जोड़ा था। फैक्ट नंबर 4, शत्रुघ्न सिन्हा अपने कई इंटरव्यूज में बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी थी और एक ही होटल से शूटिंग लोकेशन के लिए निकलने पर भी वो शत्रुघ्न सिन्हा को साथ चलने के लिए नहीं कहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के अनुसार फिल्म में उनके कई ऐसे दृश्य काट दिए गए थे जिनकी शूटिंग का वायदा स्क्रिप्ट सुनाते वक्त यश चोपड़ा ने उनसे किया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता, पर शत्रुघ्न सिन्हा इन सब बातों का जिम्मेवार अमिताभ बच्चन को मानते हैं, जो कि उन दिनों उनके बढ़ते स्टारडम से डर गए थे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म की शीर्ष भूमिकाओं के लिए शुरू में यश चोपड़ा अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी कभी के स्टार कास्ट को दोहराना चाहते थे, जिसमें इंजीनियर रवि मल्होत्रा की भूमिका ऋषि कपूर और मंगल की भूमिका शशि कपूर को सौंपी जानी थी। लेकिन अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण ऋषि कपूर ने काला पत्थर को करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई और उनकी सिनेमाई छवि को देखते हुए उन्हें मंगल सिंह की भूमिका दी गई तथा शशि कपूर को इंजीनियर रवि मल्होत्रा बनाया गया। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म के संगीतकार के तौर पर यश चोपड़ा की पहली पसंद खय्याम साहब थे, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने यश चोपड़ा से माफी मांगते हुए किसी और को लेने के लिए कहा था, जिसके बाद फिल्म के संगीत का जिम्मा राजेश रोशन को सौंपा गया। लेकिन अभी राजेश रोशन ने फिल्म के 2 ही गाने बनाए थे कि यश चोपड़ा ने उन्हें बाहर निकालने की योजना बनानी शुरू कर दी। दरअसल ये दोनों गाने उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। जब यह बात लता मंगेशकर को पता चली कि यश चोपड़ा राजेश रोशन को बाहर निकालना चाहते हैं तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर इस फिल्म से राजेश रोशन को बाहर निकाला गया तो न केवल वो इस फिल्म में बल्कि यश चोपड़ा की आगामी किसी भी फिल्म के लिए गाना नहीं गाएंगी। यह सुनकर यश चोपड़ा सख्ते में आ गए और उन्होंने राजेश रोशन को बाहर निकालने का विचार त्याग दिया। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में सुरेश ओबरॉय, पूनम ढिल्लन और इफ्तेखार समेत कई कलाकारों ने मेहमान भूमिकाएं की थी। यश चोपड़ा चाहते थे कि इसमें धर्मेंद्र भी एक कैमियो करें। दरअसल फिल्म में उन्हें परीक्षित साहनी के द्वारा निभाया गया ट्रक ड्राइवर की भूमिका दी जानी थी और वो इसके लिए स्क्रिप्ट सुनने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी तो यह भूमिका उन्हें काफी छोटी लगी और उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के लोकप्रिय गीत बाहों में तेरे मस्ती के घेरे को फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा ने शूट नहीं किया था। दरअसल इसकी शूटिंग उनके सहयोगी रमेश तलवार जी के देखरेख में हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि यश चोपड़ा उन दिनों फिल्म के किसी अन्य दृश्य की शूटिंग में व्यस्त थे, जबकि परवीन बाबी ने फिल्म के लिए जितने डेट्स दिए थे वो खत्म होने वाले थे। ऐसे में निर्णय लिया गया कि परवीन बाबी के हिस्से में आया यह गाना रमेश तलवार शूट करेंगे ताकि परवीन बाबी दूसरी फिल्म के लिए किए गए कमिटमेंट्स को समय पर पूरा कर सकें। फैक्ट नंबर 9, अपनी पुरानी लोकप्रिय फिल्मों जंजीर, दीवार और त्रिशूल की ही तरह इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के हिस्से कोई भी रोमांटिक गीत नहीं आया था, जिसका मुख्य कारण उनका एंग्री यंग मैन का छवि रहा। यहाँ कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि फिल्म त्रिशूल में वो मोहब्बत बड़े काम चीज है के दौरान लिप सिंक करते नजर आए थे, लेकिन सच तो यह है कि गाने में वो मोहब्बत की खिलाफत करते नजर आते हैं, जिसे हम कतई भी रोमांटिक नहीं कह सकते।
फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के लिए बनाए गए राजेश रोशन के 2 गाने पसंद नहीं आने के बाद यश चोपड़ा इसके संगीतकार के तौर पर शिव हरि को लेना चाहते थे, जिन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि राजेश रोशन के पिता संगीतकार रोशन जी हमारे गुरु समान थे, अतः उनके बेटे को निकलवाने का दोष वो अपने सिर पर नहीं ले सकते। इसके साथ ही शिव हरि ने यश चोपड़ा से यह भी वादा किया कि हम आपकी आगामी फिल्म में अवश्य काम करेंगे, और उन्होंने अपना यह वादा फिल्म सिलसिला में काम करके निभाया था। फैक्ट नंबर 11, बतौर गीतकार साहिर लुधियानवी की यश चोपड़ा के साथ यह आखिरी फिल्म रही, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज के अगले ही साल 25 अक्टूबर 1980 को उनकी मृत्यु हो गई। यश चोपड़ा और साहिर लुधियानवी का साथ साल 1959 की फिल्म धूल का फूल से शुरू हुआ था, जो कि बतौर निर्देशक यश चोपड़ा की पहली फिल्म भी रही और जिसे उनके बड़े भाई B.R. चोपड़ा ने बनाया था। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म के वास्तविकता को बरकरार रखने के लिए इसके कई दृश्य तत्कालीन बिहार राज्य के हजारीबाग जिले और वर्तमान में झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित गिद्दी कोलवासरी में शूट किया था। जब इस संबंध में वहां के स्थानीय निवासियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन को छोड़कर तकरीबन सभी लीड एक्टर्स आए थे। लोग बताते हैं कि फिल्म में जिस सड़क पर शशि कपूर मोटरसाइकिल चलाते हुए एक रास्ता है जिंदगी नामक गीत गाते हैं, उसकी शूटिंग भी यही हुई थी। बताता चलूं कि साल 2014 में आई विनोद खन्ना और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म कोयलांचल की शूटिंग भी रामगढ़ के इन्हीं इलाकों में की गई थी। खैर, फिल्म काला पत्थर में जो आप खदान के अंदरूनी दृश्य देखते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनकी शूटिंग बॉम्बे में ही सेट लगाकर की गई थी। साथ ही फिल्म के कुछ अन्य दृश्यों की शूटिंग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित कोयला खदानों में भी हुई थी। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के प्रचार प्रसार में फिल्म के मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत में इसका जमकर प्रचार प्रसार तो हुआ ही, लेकिन विदेशों में भी कोई कसर नहीं रही। इस सिलसिले में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर यूरोप भी गए थे, जहां इंग्लैंड समेत कुछ देशों में फिल्म के प्रीमियर के दौरान उन्होंने सिनेमा घरों में उपस्थित होकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। हालांकि इतना प्रचार प्रसार और खर्च के बाद भी फिल्म अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाई थी और इसे औसत करार दिया गया, जिसका मुख्य कारण इसका ओवर बजट हो जाना था। फैक्ट नंबर 14, यश चोपड़ा की फिल्मों पर गौर करने से पता चलता है कि उनमें उनकी पत्नी पामेला चोपड़ा का गाया कोई न कोई गीत अवश्य शामिल रहता है। इस फिल्म में भी जगिया जगिया गीत के दौरान महेंद्र कपूर के साथ पामेला चोपड़ा की आवाज सुनी जा सकती है। इसके अलावा फिल्म के गानों से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि इसके ऑडियो एल्बम में शामिल मुझे प्यार का तोहफा देकर नामक गीत को फिल्म में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि फिल्म पहले से ही काफी ओवर बजट हो गई थी। फैक्ट नंबर 15, साल 1980 में आयोजित 27वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म, यश चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर, अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर, शत्रुघ्न सिन्हा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, नीतू सिंह को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सलीम जावेद को बेस्ट स्टोरी, राजेश रोशन को बेस्ट म्यूजिक और किशोर कुमार को एक रास्ता है जिंदगी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर समेत कुल 7 नॉमिनेशंस मिले थे। लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी अवार्ड फिल्म को हासिल नहीं हो पाया था। बताता चलूं कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नीतू सिंह को मिला यह उनके कैरियर का एकमात्र फिल्म फेयर नॉमिनेशन रहा। तो ये थी कालजयी फिल्म काला पत्थर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।